स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचआर स्टडी जोन में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेकंड पार्ट संविधान सभा पॉलिटिकल सेशन चलेगा ये। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के देखें। इसके अंदर हम जो जानकारी लेकर के आए हैं वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप एक भी पॉइंट इसके अंदर मिस ना करें। ठीक है, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं और हम आज का सेशन जो शुरू करेंगे वो शुरू होगा हमारा प्रारूप समिति। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि संविधान सभा के अंदर 8 समितियां थी, 8 समितियां बड़ी थी, उसके अंदर एक प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति, इस समिति का हमने डिटेल में पढ़ने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि यह समिति अन्य सभी समितियों की तुलना में महत्वपूर्ण थी। और हम बात करते हैं इसके गठन की। इसका गठन 27 अगस्त 1947 को हुआ। इसका गठन 27 अगस्त 1947 को हुआ और इसके अंदर 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसके अंदर 7 सदस्य थे और उन सदस्यों में नाम कुछ इस प्रकार से हैं। इस समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, उसका नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और दूसरे सदस्य थे इसके अंदर N. गोपालास्वामी अयंगर। N. गोपालास्वामी अयंगर इसके अंदर दूसरे सदस्य थे। और जो तीसरे सदस्य थे इसके वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये इसके तीसरे सदस्य थे। इसके चौथे सदस्य थे N. माधव राव। इसके चौथे सदस्य थे। इसके 5वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये मुस्लिम सदस्य थे। छठे सदस्य थे इसके डॉक्टर K.M. मुंशी। 7वें सदस्य थे वो थे N.R. गोडगे। तो ये हुए हमारे सातों सदस्य। और ये सातों के साथ ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आपको इन सातों के साथ ही आपको याद करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही हम इसकी जो प्रारूप समिति की कार्यप्रणाली थी वो क्या थी वो समझते हैं। कार्यप्रणाली आखिर कार्यप्रणाली थी किस प्रकार थी? इस समिति के अंदर कुल 141 बैठकें ली गई थी। 141 बैठकें हुई थी। और इस समिति ने अपनी जो पहली प्रस्तुत की थी जो प्रारूप इन्होंने पहला प्रस्तुत किया था वो फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया था। और ये ऐसे ही प्रस्तुत नहीं हुआ था, इससे पहले जितनी भी समितियां थी हम जैसे पढ़ चुके हैं, छोटी बड़ी समितियां, छोटी व बड़ी समितियां थी जो इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई
इसके ऊपर पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद प्रारूप तैयार हुआ। ठीक है, ये था पहला प्रारूप। इसके बाद ये था पहला प्रारूप हमारा। इसके बाद आता है दूसरा प्रारूप। हम कर रहे थे कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली के अंदर पहला प्रारूप देख चुके हैं किस प्रकार से प्रस्तुत हुआ था। और पहला प्रारूप अखबारों के अंदर प्रकाशित किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? इसके पीछे कारण था ताकि लोग, हमारे देश की जनता क्या कर सके, इसके ऊपर सुझाव दे सके, आलोचना कर सके इसकी। मुख्य कारण यही थे। और इसके बाद लोगों ने, हमारे देश की जनता ने इसके ऊपर सुझाव दिए, आलोचना की इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, दोबारा से मतलब दूसरा प्रारूप प्रारूप समिति ने तैयार किया। दूसरा प्रारूप इन सुझावों को मानते हुए तैयार किया। और यह तैयार हुआ हमारा अक्टूबर 1948 के अंदर। तो ये इसकी कार्यप्रणाली थी। अब चलते हैं हम इसके आगे। प्रारूप समिति की हम कार्यप्रणाली कर चुके, इसके सदस्य कर चुके। और अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर संविधान सभा के अंदर चर्चा किस प्रकार से हुई। चर्चा चलती है। पहले जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, जैसा कि हमने पढ़ा कि अक्टूबर 1948 के अंदर इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। और इसके ऊपर जो पहली चर्चा हुई थी संविधान सभा के अंदर, वो हुई थी 4 नवंबर 1949 से 5 दिन चली, यानी कि 9 नवंबर 1948 तक, 48 के अंदर ही यह पेश कर दी गई थी। यह इसकी फर्स्ट, इसके ऊपर जो चर्चा हुई थी। इसके बाद होती है इसके अंदर द्वितीय चर्चा, यानी सेकंड चर्चा। सेकंड चर्चा किस प्रकार होती है? सेकंड चर्चा की मुख्य विशेषता क्या थी? यह होती है खंडवार, यानी संविधान के जितने भी इसके अंदर खंड थे, उसके ऊपर प्रत्येक खंड के ऊपर इसमें चर्चा की गई थी। और यह शुरू होती है 15 नवंबर को और 17 नवंबर तक चलती है। ठीक है, यह 15 नवंबर से शुरू होकर के 17 नवंबर तक चलती है। और इसके बाद तीसरी बार जब चर्चा होती है, चर्चा होती है, इसके अंदर क्या होता है? यह है 1949 के अंदर, 1949 के अंदर होती है। और यह 14 नवंबर से चलती है। और कब तक चलती है? 26 नवंबर 1949 तक। इसमें क्या होता है? 26 नवंबर 1949 तक चर्चा चलने के बाद 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इस दिन को प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। इससे पहले ही पेश हो चुके थे। क्या जो प्रस्ताव है वो था द कॉन्स्टिट्यूशन settled by the assembly be passed। यानी इस दिन यह जो संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया, यानी प्रारूप का जो प्रस्ताव था वो पेश किया गया और इस दिन यह पारित हो गया था। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हो गया। यानी इस दिन क्या हुआ, हमारी संविधान सभा ने इसे आत्मर्पित किया। आत्मर्पित
किया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान वैसे तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वैसे तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा ने जब इसे बनाया था वो बनाया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को जब यह आत्मर्पित कर लिया गया, आत्मर्पित कर लिया गया, तो इसके साथ ही इसके कुछ प्रावधान थे जो अपने आप स्वतः ही लागू हो गए थे। क्या थे वो? नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, तो इन तीनों खंडों के जो प्रावधान थे वो अपने आप ही उस दिन से स्वतः लागू हो गए थे। आगे देखते हैं ये कौन कौन से प्रावधान थे। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 5 संविधान के अनुच्छेद इस दिन से अपने आप जो स्वतः ही लागू हो गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 380, 381, 391, 392 और 393। ये अनुच्छेद संविधान सभा में संविधान पारित होने के साथ ही मतलब लागू हो गए थे। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन इस दिन को ही क्यों चुना गया, 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसके पीछे भी अपना एक इतिहास है। क्योंकि इससे पहले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, और उसके माध्यम से ये 1929 के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी के माध्यम से जैसा कि हमने पढ़ा कि लाहौर अधिवेशन में 1929 के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके अनुसार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे संविधान के लागू होने तक के जितने भी चरण हुए, जितने भी मतलब पीछे जो भी घटनाएं हुई। इसके बाद संविधान सभा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उन्हें आप ध्यान रखना और अच्छे से याद करना। तो हमने ये बात तो की कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद बहुत सारे बच्चों से मुझे सलाह मिली थी, यानी उन्होंने खुद ही बताया था कि यूपीएससी एनडीए तक इस पार्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी 1-2 तो आपको पक्का मिलेगा। और यूपीएससी एनडीए अगर बात करें हम तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है जीके के अंदर, तो इसकी महत्ता का आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। चलो हम इसके जो बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं। जो संविधान सभा की मोहर थी, संविधान
सभा की मुहर, मुहर यानी मोहर, उसके ऊपर किस चीज का प्रतीक था? तो उसके ऊपर था हाथी का प्रतीक। किसका प्रतीक था? हाथी। यह था संविधान सभा की मुहर के ऊपर प्रतीक। दूसरा, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। ये वही सदस्य है जिन्होंने संविधान सभा का पहली बार विचार किया था। हम पहले के पार्ट में विजिट कर चुके हैं। तीसरा, जो संविधान सभा के सचिव थे, संविधान सभा के सचिव वो थे H.V.R. अयंगर। कौन थे? H.V.R. अयंगर। चौथा, संविधान सभा के जो सचिव हो चुका, कानूनी सलाहकार हो चुका, ये थे इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम करेंगे संविधान सभा के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर ही 3-4 दो महत्वपूर्ण तथ्य बचे हुए हैं, हम करते हैं। किस मूल संविधान का लेखन किस प्रकार हुआ? मूल संविधान का लेखन यानी लिखने का कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन्होंने हमारे मूल संविधान का लेखन किया था। और सजावट का काम किसने किया था? सजावट यानी सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण। तो ये दो सदस्य थे सौंदर्यीकरण करने वाले। इनके नाम इस प्रकार से हैं। ये शांति निकेतन से निकले थे। शांति निकेतन के यानी विद्यार्थी रहे थे। शांति निकेतन से विद्यार्थी थे। और कौन कौन थे? नंदलाल बोस और दूसरे सदस्य, पहले सदस्य नंदलाल बोस थे, दूसरे थे बीरूहर राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों ने किया था सजावट का काम। अब आती है हिंदी लेखन की बात। मूल संविधान तो इटैलिक शैली के अंदर लिखा गया था। कौन सी शैली में लिखा गया था? यह क्वेश्चन पीछे एनडीए एग्जाम में आया हुआ था। आप चाहे तो एग्जाम उठा करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे यह कौन सी शैली में लिखा गया था? ये था इटैलिक और भावमय शैली। तो ये थे मूल संविधान के लेखन की बात, सौंदर्यीकरण की बात है, सजावट की बात। तो अब आती है हिंदी लेखन की बात, यानी संविधान का हिंदी लेखन कब हुआ, किसने करवाया? देखते हैं। हिंदी पाठ कहते हैं शायद इसे। हिंदी पाठ जो मूल संविधान है उसके अंदर हिंदी पाठ की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। यानी मूल संविधान के अंदर मूल संविधान में चर्चा नहीं है इसकी। तो फिर इसका हिंदी पाठ किस प्रकार से हुआ? इसका हिंदी पाठ हुआ था 58वें संशोधन के तहत। 58वें संशोधन के तहत इसका हिंदी पाठ हुआ था। और 58वें संशोधन में क्या था? इसके अंदर संविधान के 22वें भाग में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, वो था
394 ए या हिंदी में से हम क्या लिखते हैं। और इसके अंदर क्या है प्रावधान के राष्ट्रपति की देख रेख में हिंदी पाठ होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप इसे चाहे तो कर भी सकते हैं, वैसे एग्जाम में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करें। क्या है? अंग्रेजी संशोधनों का हिंदी पाठ होगा। अंग्रेजी संशोधनों का हिंदी पाठ होगा। और दूसरा प्रावधान है इसके अंदर कि हिंदी पाठ करते समय हिंदी पाठ या अनुवाद करते समय मूल अर्थ वही लगाया जाएगा। कौन सा? जो मूल संविधान के अंग्रेजी में निहित है, यानी उसके अंदर जो अंग्रेजी में इसका अर्थ है वही इसका अर्थ लगाया जाएगा। और अगर किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है, अगर पैदा होता है तो इसका क्या मतलब समाधान तो सही होगा। इसका समाधान है कि केंद्रीय अधिनियम के द्वारा अपनाई गई शब्दावली स्वीकार होगी। ठीक है, तो यह हमारा हिंदी पाठ के विषय में कुछ प्रावधान थे कि हिंदी पाठ किस तरह से हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है और हम अगली वीडियो में कुछ पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर के आएंगे और इसे आप ध्यान से बिल्कुल याद करना, कॉन्सेंट्रेट होकर के एक एक चीज को। तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका हम अगले किसी टॉपिक में अगले सेशन में लेकर के बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। तब तक के लिए कोरोना से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।